ఉమ్మడి ఏపీ విభజనపై మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై రాజ్యసభలో మోదీ జవాబిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఉమ్మడి ఏపీ విభజన జరిగిన తీరును తప్పుబట్టారు. ఏపీని కాంగ్రెస్ హడావిడిగా విభజించిందన్నారు. విభజన చట్టంపై ఎలాంటి చర్చ జరపలేదని, ఇదేనా ప్రజాస్వామ్యం అని ప్రశ్నించారు. इच्छा के अनुसार अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं जो उनकी परेशानी। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। क्या हुआ है हमारे देश में? फेडरलिज्म के इतने बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, इतने उपदेश दिए जाते हैं। हम क्या वो दिन भूल गए जब एयरपोर्ट पर जरा सी बातों के लिए मुख्यमंत्री हटा दिए जाते थे? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टी अंजय जी के साथ क्या हुआ था, इस सदन के अनेक नेता अच्छी तरह जानते हैं। प्रधानमंत्री के बेटे को एयरपोर्ट पर उनका प्रबंध पसंद नहीं आया तो उनको बर्खास्त कर दिया। इसने आंध्र प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया था। इसी प्रकार कर्नाटका के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल जी को भी अपमानित करके पद से हटाया गया था, वो तब जब वो बीमार थे। हमारी सोच कांग्रेस की तरह संकीर्ण नहीं है। हम संकीर्ण सोच के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सोच में राष्ट्रीय लक्ष्यों, राष्ट्रीय टारगेट और रीजनल एस्पिरेशंस, उसके बीच में हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते हैं। हम मानते हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस को उतने ही इज्जत के साथ एड्रेस करना चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और भारत की प्रगति भी तब होगी
जब देश विकास को ध्यान में रखते हुए रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करें, ये दायित्व बनता है। क्या हुआ है हमारे देश में? फेडरलिज्म के इतने बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, इतने उपदेश दिए जाते हैं, हम क्या वो दिन भूल गए जब एयरपोर्ट पर जरा जरा सी बातों के लिए मुख्यमंत्री हटा दिए जाते थे? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टी अंजय जी के साथ क्या हुआ था, ये इस सदन के अनेक नेता अच्छी तरह जानते हैं। प्रधानमंत्री के बेटे को एयरपोर्ट पर उनका प्रबंध पसंद नहीं आया तो उनको बर्खास्त कर दिया। इसने आंध्र प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया था। इसी प्रकार कर्नाटका के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल जी को भी अपमानित करके पद से हटाया गया था, वो तब जब वो बीमार थे। हमारी सोच कांग्रेस की तरह संकीर्ण नहीं है। हम संकीर्ण सोच के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सोच में राष्ट्रीय लक्ष्यों, राष्ट्रीय टारगेट और रीजनल एस्पिरेशंस, उसके बीच में हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते हैं। हम मानते हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस को उतने ही इज्जत के साथ एड्रेस करना चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और भारत की प्रगति भी तब होगी जब देश विकास को ध्यान में रखते हुए रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करें, यह दायित्व बनता है। करके चले हैं। आप जरा बताइए आदरणीय सभापति जी, मैं आज कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? चौधरी देवीलाल जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? पंजाब में सरदार बादल की सरकार के किसने बर्खास्त किया था? महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने के लिए किसने डरते टिक्स का उपयोग किया था? कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े और एसआर बोम्बई की सरकार को किसने गिराया था? 50 के दशक में केरला की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को किसने गिराया था? उस कालखंड में 50 साल पहले तमिलनाडु में इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि जी की सरकार को किसने गिराया था? 1980 में एमजीआर की सरकार को किसने डिसमिस किया था? आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, और वो भी जब वो बीमार थे? वो कौन सा दल है जिसने मुलायम सिंह जी यादव जी को सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि मुलायम सिंह जी केंद्र की बातों के साथ सहमत नहीं होते थे? कांग्रेस ने अपने नेताओं तक नहीं छोड़ा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार अहम भूमिका निभाई। उसके साथ क्या किया? जिस केंद्र ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था, उनके साथ क्या किया? उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया। माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या यह लोकतंत्र था? क्या अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे। राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया। शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता है, लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की। और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं, और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है। और हमें समझा रहे हैं आदरणीय सभापति जी, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ एक नए बदलाव की ओर चले और हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कही है।
हमारे राज्यों के बीच में विकास की स्पर्धा हो, तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। दल किसी का भी कोई राज क्यों ना करता हो, और उसको प्रोत्साहन देना हमारा काम है और हम दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं आज उदाहरण देना चाहता हूं। जीएसटी काउंसिल की रचना, जीएसटी काउंसिल की रचना अपने आप में भारत के सशक्त फेडरलिज्म के लिए एक उत्तम स्ट्रक्चर का नमूना है। रेवेन्यू के अहम निर्णय जीएसटी काउंसिल में होते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री सभी इक्वल टेबल पर बैठ करके निर्णय करते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब साथ मिलकर के दे। और देश को गर्व होना चाहिए, इस सदन को ज्यादा गर्व होना चाहिए कि जीएसटी के सारे निर्णय, सैकड़ों निर्णय हुए हैं, सबके सब सर्वानुमति से हुए। सभी राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री ने मिलकर के किए हैं। इससे बड़ा फेडरलिज्म का उत्तम स्वरूप क्या हो सकता है? कौन इसका गौरव नहीं करेगा? लेकिन हम इसका भी गौरव नहीं करते हैं। आदरणीय सभापति जी, एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं फेडरलिज्म का। हमने देखा कि जैसे सामाजिक न्याय ये देश में बहुत अनिवार्य होता है, वरना देश आगे नहीं बढ़ता है, वैसे भी क्षेत्रीय न्याय भी उतना ही जरूरी होता है। अगर कोई क्षेत्र विकास में पीछे रह जाएगा तो देश आगे भी नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए हमने एक योजना बनाई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देश में 100 से ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने, अलग अलग पैरामीटर के आधार पर चुने गए, राज्यों के साथ मशवरा करके चुने गए, और उन 100 से अधिक जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो राज्य के जो एवरेज डिस्ट्रिक्ट है उसकी बराबरी तो कम से कम आ जाए तो बोझ कम हो जाएगा। और उस काम को हमने किया और आज मैं बड़े संतोष के साथ कहूंगा, बड़े गौरव के साथ कहूंगा